नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन अगर बात बच्चों के स्वास्थ्य की हो, उनके मन की हो, तो उनके मन को चंगा करने के लिए उनके तन की खूब देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन ये देखभाल क्या केवल सही समय पर टीकाकरण से हो जाती है? क्या उन्हें स्वस्थ आहार देने से ही हो जाती है, या फिर उन्हें कुपोषण से, डेंगू से, मलेरिया से बचाव भी बहुत जरूरी है? कैसे इसके लक्षण होते हैं बच्चों में, कैसे इसका उपचार होता है, और किन सावधानियों से हम बच्चों को डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के साथ आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है शासकीय महारानी अस्पताल जगदलपुर में शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में पदस्थ डॉक्टर वर्षा चौहान जी को। डॉक्टर साहिबा, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। वर्षा जी, सबसे पहला प्रश्न जो मन में है बच्चों को लेकर के, कि अगर हम जानना चाहें कि एक स्वस्थ बच्चा कौन है, तो कैसे एक डॉक्टर के नाते आप इसको परिभाषित करेंगी? लोगों के मन में ऐसी धारणा होती है कि अगर उनका बच्चा बीमार नहीं है तो उनका बच्चा स्वस्थ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बच्चे को स्वस्थ कहलाने के लिए उसको शारीरिक उसका बढ़ना ज़रूरी है, मानसिक बढ़ना ज़रूरी है, सामाजिक तौर पे भी बढ़ना ज़रूरी है, साथ में उसका इमोशनली अच्छा वेल डेवलप होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सब को करने के लिए उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना ज़रूरी है जिसमें कि एटलीस्ट उसका ये सब चीज़ होने का मेयर जो नीड है ना वो पूरा हो सके। अगर एक बच्चा है जो खा पी रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके आसपास के लोगों में हमेशा तनाव बना हुआ है, तो उसका इमोशनल लेवल अगर सही नहीं है तो बच्चा को हम स्वास्थ्य नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं उसका जो स्वास्थ्य है इसमें हैम्पर होगा। अगर ऐसा है कि बच्चे के आसपास लोग नहीं हैं, बात करने के लिए कोई नहीं है, बच्चा दिन भर घर में अकेला रहता है, अकेला खेलता है, तो उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जाके बाद में बच्चों को बहुत सारी इश्यूज आएंगे और बच्चा एक लेवल के बाद वो स्वस्थ नहीं रहेगा। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो इस तरह से होती हैं। तो ये सब चीज़ों का मिलना ज़रूरी है, तब जाके हम एक बच्चे को स्वस्थ कहला सकते हैं। बहुत अच्छी और विस्तृत परिभाषा जो है आपने एक स्वस्थ बच्चे की दी है। और ये देखते भी हैं कि अगर बच्चे को परिवार न मिले और उसके हम उम्र लोग न मिले तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर अंतर्मुखी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आजकल हम जो देख रहे हैं जितना भी लोगों में कि जो स्पीच डिले है बहुत कॉमन हो रहा है। ये इसी वजह से है कि बच्चे आजकल मोबाइल में ज़्यादा रहते हैं, फैमिली में पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, आसपास कोई बात करने को नहीं है, तो बच्चे अपने एज में आके मेंटली तो डेवलप हो जा रहे हैं लेकिन उनके में स्पीच नहीं आ रहा है, सोशली डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो वो बच्चा स्वस्थ नहीं हुआ। उसको ये सब चीज़ चाहिए ताकि वो एक बच्चा स्वस्थ कहला सके। सर्वांगीण विकास, सब विकास होना जरूरी है बच्चे में। सिर्फ ऐसा बीमार नहीं है, मेरे बच्चे को तो सर्दी नहीं है, मेरे बच्चे को तो बुखार नहीं, मेरे बच्चे को तो ये नहीं है, ऐसा बोल के हम बच्चे को स्वस्थ नहीं कहला सकते। आम धारणा तो यही होती है। हाँ, आम धारणा जो है उसको हमको हटाना है, बच्चे को ये सब चीज़ देना जरूरी है, तब जाके आपका बच्चा स्वस्थ कहलाएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, ये बताइए कि कई बार ये कहते हैं कि जो गर्भवती माताएं होती हैं तो अगर वो स्वस्थ हैं तो जो गर्भ में पल रहा है बच्चा वो स्वस्थ होगा। क्या नाता है दोनों के बीच? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो बच्चे को जो भी आहार मिल रहा है वो माँ के थ्रू ही मिलता है। जो हम बच्चे का कनेक्शन होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड, जब बच्चा पैदा होता है जो हम कट करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, उसी के थ्रू बच्चे को सारा न्यूट्रिशन जाता है। जब एक माँ गर्भवती होती है तभी से, मतलब शुरू से, आजकल तो होता है प्री कंसेप्शन भी मेडिसिन स्टार्ट हो गया, मतलब माँ गर्भ हो रही है उससे पहले, ताकि बच्चे में बहुत सारे जो डिफेक्ट होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रॉब्लम होती है ना, ये सब चीज़ों को हम लोग कम करने के लिए फोलिक एसिड देते हैं, जो माँ गर्भवती होने से पहले ही माँ स्टार्ट कर देती है, 3 महीने पहले। फिर माँ जो भी आहार ले रही है बच्चे को उसमें से आधा न्यूट्रिशन मिलता है, इसलिए हम माँ को बोलते हैं कि आप आयरन लीजिए, फोलिक एसिड लीजिए, कैल्शियम लीजिए, क्योंकि जब माँ अकेली रहती है तो वो सिर्फ उसका स्वास्थ्य होता है, लेकिन जब बच्चा उसके अंदर आता है तो उसमें से आधा न्यूट्रिशन बच्चे को जाता है। तो एक माँ को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और माँ को इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि आप फॉलोअप में आइए, बार बार आके गायनेक को चेकअप करवाइए, क्योंकि उनका जो हर एक ट्राइमेस्टर हम डिवाइड कर देते हैं, शुरू के 3 महीने, इस 3 महीने, इस 3 महीने, इस 3 महीने में क्या हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 3 महीने में क्या आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। हर एक महीना माँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा अगर बढ़ नहीं रहा है देन हम माँ का डाइट चेक करते हैं, माँ का न्यूट्रिशन चेक करते हैं, माँ को शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं,
माँ को बीपी का प्रॉब्लम तो नहीं, माँ में थायराइड तो नहीं, ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो एक शिशु रोग विशेषज्ञ की तरह हमको गायनेक से ये सब लेके हमको देखना पड़ता है कि ये सब बच्चों में तो नहीं आ गया। क्या बात है। तो ये सब चीज़ लिंक, मतलब ये माँ, जो माँ है वो माँ ही है जो बच्चों को अपना मतलब अंग निकाल के दे रही है। और जो माँ अपना न्यूट्रिशन ले रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा कैसे डेवलप होगा, कैसे क्या होगा। क्योंकि जब हम बच्चे का जब कैलकुलेशन करते हैं न्यूट्रिशन, तो हम कभी 0 डेज से नहीं लेते हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे, इन तमाम सावधानियों के बावजूद टीकाकरण जो है उसकी बड़ी अहमियत है। और ये कहते हैं कि बच्चे के जन्म के पहले ही जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। तो कौन कौन से वो रोग हैं जिनसे हम टीकाकरण के माध्यम से बच्चों को बचाते हैं? जैसे अभी हमने बात की मदर और चाइल्ड का बॉन्डिंग ना, टीकाकरण में भी मदर चाइल्ड बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे टीकाकरण जो ऑलरेडी माँ ने लिए होते हैं उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं, तो वो बच्चों में भी आ जाते हैं। इसलिए हर टीकाकरण का आप देखेंगे हमने मतलब जो गवर्नमेंट ने एक टाइम डिसाइड किया हुआ है कि इसको बर्थ पे लेना है, इसको 9 महीने पे लेना है, इसको 6 महीने पे लेना है, इसको साल भर में लेना है। क्योंकि हर एक बीमारी का वो टाइम होता है कि उस समय वो बहुत प्रिवलेंट होते हैं। और कुछ कुछ ऐसे एंटीबॉडी होते हैं, जैसे MMR वैक्सीन हम 9 महीने पे ही लेने बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 9 महीने तक, 8 महीने तक जो मदर की एंटीबॉडी होती है वो बच्चों में आती रहती है। तो तब तक के बच्चा इम्यून रहता है। ये मीजल्स, मम्स, रूबेला जो होते हैं ना, मीजल्स जो छोटी रेड जो स्पॉट, छोटी माता जो हम बोलते हैं, हाँ, चिकन स्मॉल पॉक्स को छोटी माता बोलते थे, इसको मिजल्स बोलते हैं, जो रेड पूरे बच्चों में रैश हो जाते हैं। मम्स जो गलवा माता बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो होता है। रूबेला भी एक बीमारी होती है जो मदर में बहुत कॉमन होती है। प्रेगनेंसी में अगर हो तो बच्चों में उसमें इफेक्ट आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो मदर भी ये वैक्सीन लेती है। अगर बाई चांस मदर ने लिया तो मदर को हम इंजेक्शन देते हैं ताकि वो बच्चों में ना आ सके। तो ऐसे ही सबसे पहले जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम उसको BCG वैक्सीन देते हैं। BCG वैक्सीन हम ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन के लिए देते हैं, TB के। लोगों की धारणा ऐसी है कि अरे इंजेक्शन लगने के बाद भी तो बीमारियां हो जाती हैं। ये धारणा आपको कम करनी है कि बीमारी तो होगी ही। आपके बच्चे में अगर थोड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो वो बीमारी होगी, लेकिन अगर उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी डेवलप होंगे उस बीमारी के लिए, तो वो बीमारी जब आपके बच्चे में, जैसे नॉर्मल बच्चों में वो जानलेवा बीमारी होगी जिसने वैक्सीन नहीं लिया है, आपके बच्चे में वो सर्दी खांसी होकर दवाई लेके बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। जो हमारे गवर्नमेंट ने सारे वैक्सीन को डिवाइड किया है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तब उसको TT वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है हम उसको 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस की वैक्सीन देते हैं। हेपेटाइटिस लिवर डिजीज का प्रॉब्लम होता है, जो कोई मदर होती है जो हेपेटाइटिस ऑलरेडी इन्फेक्टेड होती है। तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ हमने बच्चों को हेपेटाइटिस दिया, साथ में एक इम्यूनोग्लोबिन भी देना होता है उन बच्चों को जिनकी मदर को हेपेटाइटिस है। अगर जिस मदर को हेपेटाइटिस नहीं है तो बच्चे को आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वैक्सीन देना होता है। इसलिए हम बोलते हैं हॉस्पिटल डिलीवरी ज्यादा करवाइए, हॉस्पिटल डिलीवरी ज्यादा करवाइए। इससे क्या होता है, प्रसव जो है हाँ, वो सुरक्षित है और माँ के लिए भी। साथ में आपको टाइम टू टाइम सारे वैक्सीन मिलेंगे। BCG जो वैक्सीन होता है वो लगता है बर्थ के समय। पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं। अभी पोलियो का पहले क्या होता था, सिर्फ ड्रॉप, अभी पोलियो इंजेक्टेबल वैक्सीन आ गए हैं। लोग ड्रॉप के सिर्फ पल्स पोलियो में जाते हैं, लोग नहीं मेरे बच्चे को तो पोलियो लग गया, लेकिन ऐसा नहीं, अभी पोलियो के इंजेक्शन आने लग गए हैं। गवर्नमेंट ने अपने आप को इतना सही किया है कि जो पोलियो के डिफरेंट वेरिएंट आते थे, जो वेरिएंट कम हो गए हैं उसको हटा रहे हैं, जो वेरिएंट ज़्यादा हो रहे हैं जिस वजह से पोलियो हो रहा है उसके इंजेक्शन तक ले आए हैं। 6 हफ्ते में, 10 हफ्ते में, 14 हफ्ते में ये वैक्सीन अवेलेबल है हॉस्पिटल में। आप मतलब बच्चे को लेके आइए, लगाइए। इससे क्या होता है, बच्चे को वैक्सीन भी लगता है, रूटीन चेकअप भी होता है, और यही टाइम होता है बच्चे के विकास को देखने के लिए। कोई बच्चे होते हैं ना, हम CP चाइल्ड बोलते हैं, सेरिब्रल पाल्सी, मतलब बच्चे मनोरोग हो जाते हैं, बच्चे विकसित नहीं हो पाते हैं। तो 3 महीने में बच्चे का गला रुकना बहुत आवश्यक होता है। बच्चे जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं हम गले के नीचे हाथ रखते हैं। 3 महीने तक बच्चे के गले के हाथ रखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा है, मतलब बच्चे के ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, तो जब बच्चा टीकाकरण के लिए आता है हमारे पास, तब हम ये भी चेक करते हैं साथ में। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में निमोनिया की वैक्सीन भी अवेलेबल है, 6 हफ्ते और 10 हफ्ते में लग रही है। निमोनिया जो एक बहुत कॉमन कॉज है, 0 से 5 साल के बच्चों में डेथ में इसका खतरा जो है बहुत ज्यादा है। 0 से 5 साल के बच्चों में डेथ का, तो वातावरण है, जलवायु यहाँ की बस्तर की जो है वो नमी युक्त है, तो बस्तर में ये समस्या कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत है। और मतलब ऑल ओवर इंडिया ऐसा है, बट हमारे यहाँ ज्यादा है ऐसा, क्योंकि यहाँ का जो एटमोस्फेयर है, वेदर है, बहुत जल्दी चेंज होता है। तो निमोनिया की वैक्सीन भी अवेलेबल हो गई है अब। 6 हफ्ते में लगवाना है, 14 हफ्ते में, फिर उसके बाद बूस्टर भी उसका लगता है 15वें हफ्ते में,
फिर उसके बाद मैंने बताया आपको जैसे 9 महीने में लगवाना है, तो 9 महीने का भी कारण है क्योंकि उससे पहले माँ के जो एंटीबॉडी है बच्चों में रहते हैं तो बच्चे को बचाते हैं। और ये डिजीज 9 महीने में बहुत प्रिवलेंट होती है, जो मीजल्स होती है, मम्स होती है, रूबेला होती है। इससे क्या होता है, उनको क्या लगता है कि लोग अपना ये करवाते हैं कि माता है, ये है। ये सब मानना गलत नहीं है उनकी धारणा, वो अपनी धारणा को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उस समय साथ में डॉक्टर को भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इससे इन्फेक्शन बढ़ गया तो निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। ऐसा हमने बहुत बच्चों को देखा है जो लेट आए हैं और जिनकी इस वजह से डेथ भी हो चुकी है। लेकिन एक और इन दिनों हानि की बात जो है मन में आती है कि डेंगू जो है वो इन दिनों बस्तर में जो है धीरे धीरे अपने पैर उसने पसारे हैं और बड़ों को भी अपनी चपेट में लिया है। तो ये डेंगू है क्या, ये बताइए, और बच्चों को इससे कैसे बचाएं, ये बताइए। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होते हैं वैसे डेंगू भी एक वायरल इन्फेक्शन होता है, लेकिन डेंगू थोड़ा सा सीरियस वायरल इन्फेक्शन है। डेंगू कैसे मच्छर के काटने से होता है। लोगों को लगता है डेंगू छुआछूत की बीमारी है। कोविड आने के बाद लोग बहुत ज्यादा ऐसे हो गए कि नहीं, जिसको डेंगू हो गया उसको दूर कर दे रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको उसको दूर नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि डेंगू मच्छर काटने से हो रहा है, वो मच्छर आपके एरिया में ही हुआ, आपने घर में पानी कलेक्ट करके रखा, आपने घर में टैप बना दिया, उसको ढक के नहीं रखा है, आपने घर में पॉन्ड बना दिया, उसको घर ढक के नहीं रखा है, आपने खुला छोड़ दिया है, वो मच्छर वहाँ पनप रहे हैं, वो मच्छर किसी को काट के आ रहा है, वो मच्छर आपके घर में किसी को काट रहा है। उसके बाद आपने उस व्यक्ति को छू नहीं रहे हैं, दूर रख दिया है, लेकिन वो मच्छर उसको काट के आपको काट सकता है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उस आदमी को आप मच्छरदानी में रखिए। घर में जो भी खुली जगह है जहाँ पर भी पानी भरे हैं आप उसको ढक दीजिए। आपके एरिया में अगर डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आप गवर्नमेंट को इत्तला करिए। गवर्नमेंट पूरे टाइम एक्टिव है, वो छिड़क कर ही रही है कि मच्छर मरे ये हो। तो उसके लिए आपको भी थोड़े प्रिकॉशंस लेने हैं कि आपकी अगर खिड़की खुली हुई है आप नेट लगा के रखिए। आप नेट नहीं लगा सकते तो नॉर्मल पर्दा जो होते हैं, लाइट एकदम हल्के पर्दे जिससे एयर आ सके बट मच्छर ना आ सके, आप वो लगा के रखिए। और जिस भी व्यक्ति को डेंगू हुआ है आप उसको मच्छरदानी के अंदर रखिए। और बाकी लोग भी हैं नहीं हुआ है उस कंडीशन में भी सबको मच्छरदानी में सोना ही है। गांव में तो जनरली ऐसा होता है ना कि मतलब इंसेक्ट बाइट भी बहुत कॉमन है, स्नेक बाइट भी बहुत कॉमन है। अगर आप मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे वो भी बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप मच्छरदानी के अंदर है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा भी नहीं घुस पाएगा। हाँ, तो ये प्रिवेंशन भी है और एक क्योर भी है। देखा जाए तो यही प्रिवेंशन है, यही क्योर है। जितना आप अपना आसपास के एरिया को साफ रखेंगे और जितना आप खुद स्वस्थ रहेंगे, जितना आप खुद स्वच्छ रहेंगे, जितना आप मच्छरदानी यूज करेंगे, जितना आप ढक के रखेंगे कमरों को, जितना आप नेट लगा के यूज करेंगे उतना अच्छा है। मतलब जितनी सुरक्षा, हाँ, जितना सुरक्षा है उतना बचाव है। और अगर बाई चांस किसी को हो भी गया फैमिली में तो आपको फिर उसको बचाना है और खुद को भी बचाना है। तब तो आपको यूज ही करना है कि मच्छरदानी, सबको मच्छरदानी में सोना है। उस आदमी को चलो आपने अलग रख दिया, बाकी लोग साथ में सोइए, नेट अलग से लगाइए। और डेंगू का क्या लक्षण कैसे, जैसे नॉर्मल वायरल इलनेस होते हैं ना, इसके भी वही लक्षण होते हैं। स्टार्टिंग में अगर जानना चाहें लक्षण, बच्चों में अगर जानना चाहेंगे, बच्चों में सर्दी खांसी भी लक्षण हो सकते हैं। सर्दी खांसी बुखार, जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं जैसे। और डेंगू क्या होता है ना, बच्चों में कॉमन है, लेकिन ना लेस देन 1 ईयर इन्फेंट जो हम बोलते हैं 1 साल से कम में, उनमें सीरियस प्रॉब्लम होती है। ये उनमें डेंजरस होता है। डेंगू के जो क्राइटेरिया होते हैं, हम जैसे मानते हैं कि डेंजरस किस में मानेंगे, तो जो बूढ़े लोग होते हैं, जो इन्फेंट मतलब लेस देन 1 ईयर, उनको हम सीरियस लेंगे। अगर उनमें डेंगू निकल गया तो हम उनको कड़क निगरानी में रखेंगे। अगर माँ बाप चाहें तो अपने बच्चों को एडमिट भी करवा सकते हैं। अगर वो नहीं करवाना चाहें तो हम उनको डेंजर साइन जो भी है बता के घर छोड़ेंगे कि ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है और आप बार बार हॉस्पिटल आते जाते रहें। और दवाइयाँ उनको प्रोवाइड करेंगे। डेंगू, वही मैं बोल रही हूँ, डेंगू एक वायरल इलनेस है। लोगों की मानना है कि नहीं डेंगू हो गया, डॉक्टर आप इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर आप ये नहीं दे रहे हैं। डेंगू के सिम्टम्स बच्चों में खासकर बात करें, आप हम यहाँ पर बच्चों के बारे में चर्चा करें। एक बच्चा आया मेरे पास, नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है, लेकिन उसकी मदर मुझे बोल रही है मैडम ये बहुत लस्त हो गया है बच्चा मेरा, दिन भर ऐसे आंख को छूते रहता है, दिन भर पैर को छूते रहता है, खड़ा नहीं हो पा रहा है। जब खड़ा करने का चाह रही हूँ तो बोल रहा है पैर में दर्द है। जब इसको बोल रही हूँ, आजकल तो मोबाइल भी नहीं देख रहा है, मतलब पहले तो जैसे बुखार आता था तो मोबाइल भी देख लेता था, आजकल मोबाइल भी नहीं देखता क्योंकि उसकी आंखें दर्द हो रही हैं। उसका शरीर टूट रहा है, पूरे नींद में भी सोता है तो वो अकड़ते रहता है। ये लक्षण है डेंगू का जो वायरल है ना, उसमें मतलब जो मदर सिम्टम बता रही है आपको, जैसे एक डेंगू का बच्चा मिल गया तो वो सारे लक्षण
यही होते हैं। सर्दी खांसी से स्टार्ट हो सकता है, बुखार आना, बच्चे का बदन टूटना, बच्चा बोलेगा, थोड़ा बड़ा बच्चा है 5 साल का, कि दर्द हो रहा है मुझे शरीर में, मांसपेशियों में दर्द होना। हाँ, लेस देन 1 ईयर हुआ, 2 साल हुआ, वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, वो चिड़चिड़े दिखेंगे उनमें, कि माँ को समझ में आएगा कि मेरे बच्चे में कुछ तो प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रायः देखने में ये आता है कि अगर सर्दी जुकाम है तो उनको लगता है कि बच्चों में तो ये होता ही रहता है। हाँ, कॉमन हो रहा है। जी हाँ, और 2-3 दिन तक घरेलू इलाज जो है वो चलता है। और मतलब इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं ये लोग। तो इसमें ऐसा होता है कि उनको पेरेंट्स को खुद को समझ में आता है कि मेरे बच्चे को बुखार तो आ रहा है, लेकिन बुखार के साथ मेरा बच्चा जब बुखार नहीं भी रह रहा है तो भी मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं लग रहा है, प्रसन्न नहीं लग रहा है। वो हमेशा लेथार्जिक लगता है, हमेशा उसको ऐसा लगता है वो सो रहा है, हमेशा उसको दर्द हो रहा है, वो हमेशा हाथ पैर टूट रहे हैं, वो इधर पलट रहा है, वो उधर पलट रहा है। ये सब डेंगू में यही होता है। शुरू के जो 3 दिन होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसका फेज होता है डेंगू का। एक फेब्राइल फेज, मतलब जिस टाइम पे फीवर आता है। देन एक क्रिटिकल फेज आता है। क्रिटिकल नाम से ही सबको लगता है कि क्रिटिकल ही होगा, कुछ तो गंभीरता है। देन उसके बाद रिकवरी फेज आता है। तो हम लोग को जो क्रिटिकल फेज होता है ना, उसमें मॉनिटर करना जरूरी होता है, बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। शुरू के जो फेब्राइल फेज होता है, फीवर वाला फेज, वो 5 से 7 दिन तक रह सकता है। अच्छा, कई बार ये लगता है लोगों को कि बुखार उतर गया है तो ठीक हो गया मेरा बच्चा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। हम बच्चे को बार बार बुला बुला के क्यों ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही वो क्रिटिकल फेज आता है। शुरू के 5 दिन बुखार का फेज हुआ, 7 से 10 दिन वो क्रिटिकल फेज रहता है। देन उसके बाद 10 डे के बाद अपने आप रिकवरी होता है। अभी लोगों के मन में धारणा ऐसी है कि डेंगू हो गया, वो पहले डॉक्टर को नहीं दिखाते, वो पहले प्लेटलेट जुगाड़ने जा रहे हैं कि उनको प्लेटलेट कैसे भी लगना है। अभी तक हमने जितने भी देखे हैं, बच्चों में जितने केसेस देखे हैं, बच्चे हमारे यहाँ 18 साल तक आ रहे हैं। 15 ईयर्स तक हमने बहुत कम बच्चों में देखा जिनमें प्लेटलेट की जरूरत पड़ रही है। 16 to 18 ईयर्स में 1-2 बच्चे हैं जिनको जरूरत पड़ी है, उनको जरूरत पड़ी है, वो भी अगर प्लेटलेट 10,000 से कम हो गया तो जरूरत पड़ी है। डेंगू में मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये जानना है बच्चों के लिए कि डेंगू एक वायरल बीमारी है। वायरल के लिए कोई भी ऐसा दवाई नहीं होता है जिसके लिए आपको उसको एंटीबायोटिक देना है या ये देना है। जो भी उसकी प्रॉब्लम है, अगर बच्चे को फीवर आ रहा है तो प्लेन पैरासीटामोल आप यूज करिए। बच्चे को अब कोई भी मेडिसिन आप बाहर से नहीं लीजिए, मेडिकल स्टोर में जाके कि मेरे बच्चे को बुखार आ रहा है, दवाई दे दीजिए। लोग जो है सीधे मेडिकल स्टोर में जाएंगे और बताते हैं कि मेरे बच्चे को ऐसा लग रहा है, ठीक 2 दिन से बुखार है या कल से कुछ अच्छा नहीं लगा, सर्दी जुकाम है, कोई दवाई दे दीजिए। तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन मेडिसिन देते हैं बहुत सारे। जो डेंगू में कैसे होता है ना कि वो फिर प्लेटलेट को तोड़ने में मदद करता है और प्लेटलेट टूटते हैं, मतलब स्थिति और खराब हो जाती है। सिर्फ पैरासीटामोल लेना है, कोई भी हम लोग को पेन किलर नहीं लेना है, साथ वाला पेन किलर कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। जब बुखार आ रहा है 6 से 8 घंटे में बच्चे को पैरासीटामोल देते रहिए और शरीर को पोंछना है। हम लोग वर्ड यूज करते हैं टेपिड स्पॉन्जिंग, इंग्लिश वर्ड हम टेपिड स्पॉन्जिंग। उसका नॉर्मल सा सोल्यूशन, नॉर्मल सा हिंदी वर्ड है कि बच्चे को नॉर्मल पानी से पोंछना है, ना गर्म ना ज्यादा ठंडा। नॉर्मल पानी से आप उसके हाथ पैर पोंछ दीजिए, शरीर पोंछ दीजिए, क्योंकि बुखार की दवाई आप एक टाइम पे ही दे सकते हैं ना, वो बंद होता है कि मिनिमम 4 घंटा तो गैप होना ही चाहिए। तो उस बीच में आप बच्चे को शरीर को पोंछते रहिए। आपको बच्चा आपका थोड़ा भी ऐसे लग रहा है कि बच्चे के अस्वस्थ हो रहा है, तुरंत आप उसको हॉस्पिटल लेके आइए। और हॉस्पिटल में हमारे पास बच्चे आते हैं, हमको लग रहा है कि बच्चे ठीक हैं, डेंगू पॉजिटिव आया, नॉर्मल काउंट से सब कुछ नॉर्मल है, बच्चा उतना ज़्यादा एक्टिव है, उतना ज़्यादा लेथार्जिक नहीं है, हम उनको घर भेज रहे हैं। घर भेजने का हम उनको ये लिख के भेज रहे हैं कि आपको ये चीज़ बच्चों में देखनी है, ये चीज़ अगर हुई तो आपको तुरंत लेके आना है। वो चीज़ ऐसी है कि अगर बच्चा उल्टी बहुत ज़्यादा कर रहा है, मतलब 3 से 4 बार दिन भर में कर रहा है, 3 से ज़्यादा उल्टियाँ एक दिन में कर रहा है, बच्चे को बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा सहन नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल एक बार उल्टी होना, दवाई पी के वो नॉर्मल है। मतलब ये सारी वो स्थितियां हैं जिसमें आपको तुरंत कंसल्ट करना है, अस्पताल आना है। हाँ, पेट में बच्चे के दर्द हो रहा है, आपको बच्चे के शरीर में चट्टे दिख रहे हैं, लाल लाल चट्टे दिख रहे हैं, बच्चे के शरीर में ऐसे लग रहा है कि लाल चट्टे हो रहे हैं, मतलब जब प्लेटलेट कम होता है तो चट्टे आते हैं। बच्चे को बहुत ज्यादा बुखार है, 3 दिन हमने बोला था, 4 दिन बोला था, बच्चे का 7 दिन हो गया फिर भी बुखार नहीं कम रहा है। ऐसे तो बच्चा ठीक है लेकिन बुखार ही नहीं कम रहा है। तो ये सारी स्थितियां हैं जिसमें आपको लेके स्थिति में हमें अस्पताल पहुंचना है। और बच्चा आपका खा पी नहीं पा रहा है, बच्चा ओरली नहीं ले पा रहा है, इनटेक नहीं कर पा रहा है, तो आप बच्चे को घर में नहीं रख सकते। तो ये सारी चीजें जिसमें आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है। जी हाँ। अच्छा, डेंगू से हटकर आप मलेरिया की अगर बात करें कि छोटे बच्चों में मलेरिया का कितना खतरा होता है और क्या डेंगू से मलेरिया किस तरह से अलग है लक्षण के संदर्भ में
और कैसे इससे बचाव किया जाए बच्चों? मलेरिया भी एक पैरासाइटल बीमारी है जो मच्छर काटने से ही होता है। तो मच्छर कभी ये नहीं देखता कि वो मतलब बच्चा है, बड़ा है कि क्या है। तो बीमारियां तो सब में ही कॉमन हो जाती हैं कि, लेकिन वही होती है कि इम्यूनिटी कितनी क्या होती है। मलेरिया में कैसे क्या होता है, जो एंडेमिक एरिया है, जो अंदर की एरिया है जहाँ पर ये सब मच्छर बहुत कॉमन होते हैं, जहाँ पर मलेरिया बहुत प्रिवलेंट होता है, वहाँ पर बड़ों को भी उतना ही रेट में मलेरिया हो रहा है और बच्चों को भी उतना ही रेट में मलेरिया हो रहा है। लेकिन जो मलेरिया का जो फीवर बुखार होता है ना, वो एक अलग प्रकार का होता है। मलेरिया में जो बुखार आता है ना, वो ठंड लग के आता है, बच्चा एकदम कांपने लग जाता है, पूरा टाइम कांपता है। ये अंतर है। और डेंगू का बुखार थोड़ा बार बार आता है। डेंगू में जब बुखार आया शुरू के 3 दिन, हर 4 घंटे में, हर 6 घंटे में बुखार आएगा। मलेरिया के बुखार ठंड लग के आता है, भले वो दिन में 2 बार आएगा। और बाकी पूरे टाइम बच्चा सोए रहेगा, थोड़ा बहुत पानी पी रहा है, थोड़ा सा खा रहा है, हाँ। और फीवर बुखार 2 बार आएगा। लेकिन जब फीवर आया तो माँ बाप को समझ में नहीं आएगा मेरे बच्चा कांप रहा है कि मेरे बच्चे को झटके आ रहे हैं कि क्या आ रहा है। और मलेरिया का प्रॉब्लम ये होता है कि मलेरिया ब्लड के अंदर डेवलप होता है पैरासाइट, तो ब्लड को तोड़ता है। ब्लड को तोड़ता है, वो डायरेक्ट ब्लड को तोड़ता है। बच्चे बहुत जल्दी उनका खून, अगर बच्चे का 7 ग्राम है, अगर मलेरिया अटेंशन नहीं दिया तो बच्चे का हीमोग्लोबिन 5 ग्राम हो जाएगा। मतलब दोनों स्थिति में, चाहे डेंगू हो या मलेरिया हो, मतलब इसमें उपचार के साथ साथ सावधानी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी हम बच्चों को इन जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। और मलेरिया का क्या है, मलेरिया का किट टेस्ट होता है, डेंगू का भी किट टेस्ट होता है। मलेरिया का किट टेस्ट हुआ, मलेरिया अगर पॉजिटिव आया, मलेरिया के लिए मेडिसिन है क्योंकि पैरासाइटल बीमारी है। लेकिन डेंगू के लिए आप प्लीज समझ जाइए, डेंगू के लिए कोई ऐसी अलग से दवाई नहीं है। डेंगू या वायरल इलनेस है, आपको सिर्फ बच्चों का हाइड्रेशन मेंटेन करना है। जब बुखार आए आपको बुखार की दवाई देनी है। बच्चों में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, बस दोनों स्थिति में पानी की कमी नहीं है। साथ में मलेरिया में आपको मलेरिया के लिए दवाई देनी पड़ेगी। डेंगू में सिर्फ पानी का, क्योंकि बुखार आ रहा है, बुखार में शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे डिहाइड्रेशन होता है। बच्चा जब बीमार होता है तो पानी नहीं पीता है, तो ऑलरेडी फिर उसके शरीर में पानी कमी होता है। प्लस डेंगू में क्या होता है ना, हमारे शरीर का पानी बाहर निकलता है, जिससे बहुत लोग सूज जाते हैं, ये हो जाते हैं, पेट फूलता है, किसी के छाती में पानी होता है, ये शरीर में ऐसा होता है, पानी की कमी होती है। तो उस समय पानी पीना जो है बहुत जरूरी है। बच्चों को हम समय पर पानी पिलाते हैं। सिर्फ प्लेन पानी नहीं, प्लेन पानी अगर हम ज्यादा पिलाएंगे ना तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने के चांसेस होते हैं। तो सोडियम पोटेशियम, उसमें ORS मिलाइए, नारियल पानी मिलाइए, आप नारियल पानी पिलाइए बच्चों को, ORS का पानी पिलाइए, नॉर्मल पानी पिलाइए, फ्रूट जूस दे सकते हैं। तो कहते हैं कि शक्कर और नमक मिला के पिला सकते हैं। इससे जो है बच्चे के अंदर शरीर में जो पानी की कमी है वो दूर हो जाती है। तो ये भी एक सावधानी है। और डॉक्टर वर्षा जी, इस कार्यक्रम में आज आप आकर के किस तरह से टीकाकरण जो है उसका महत्व बताया है, और कैसे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के लक्षण बच्चों में होते हैं, और किस तरह से ऐसी स्थिति में हम सीधे मेडिकल शॉप न जा करके सावधानी रखें और चिकित्सक के पास पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारी जानकारियों के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।